क्या रखा गया है? इसमें आप एडवांस वर्ड हटा दीजिए, सिर्फ ये अकाउंट है, जिसको सिर्फ एक नया नाम देने के लिए एडवांस वर्ड डालकर आपको डरा दिया गया कि आप सेकंड ग्रुप ना दो, जबकि ये एडवांस नहीं है। क्योंकि पहले किसी ज़माने में वही अकाउंट के अंदर से चैप्टर निकाल कर एडवांस में डाल दिए गए, कई सारे चैप्टर दिलाए गए, एक आध चैप्टर वाकई एडवांस है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ज़्यादा स्कोरिंग एडवांस है। बस होता क्या है, हम अकाउंट फर्स्ट ग्रुप पर वेटेज ज़्यादा देते हैं, इसलिए उसकी तैयारी ज़्यादा करते हैं तो उसमें मार्क्स ज़्यादा आते हैं, और एडवांस पर हम तैयारी सेकेंडरी की, ठीक है फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा तब सेकेंड ग्रुप देख लेंगे, तो उसके अंदर उस वजह से नंबर में कुछ कमी आ जाती है। पर है बिल्कुल आसान। तो ऑनलाइन ऑफलाइन सारे स्टूडेंट रेडी हैं इस नए सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए। आपका लोड थोड़ा सा बढ़ेगा, यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा पढ़ने का, और घर जाकर आधा घंटा पौन घंटा होमवर्क का, बस ये लोड आपको एक्स्ट्रा लेना होगा। पर इसके एडवांटेज बहुत ज़्यादा हैं। यदि आप सोचते हैं कि आपको किसी भी अच्छी कंपनी की आर्टिकलशिप, इवन इंदौर में भी आपको अच्छे आर्टिकल भी चाहिए, तो आपका बोर्ड ग्रुप क्लियर होना जरूरी, नहीं तो आपको इंदौर में भी अच्छी कंपनी आपके रिज्यूम रखेगी नहीं। बोलते कि भाई बोर्ड ग्रुप वालों की लाइन लगी है, तो आप तो वहीं बाहर हो गए। मुंबई तो छोड़ दो, पुणे, अहमदाबाद ये तो छोड़ ही दो, इंदौर में भी अच्छी फर्म में आपको आर्टिकलशिप नहीं मिलेगी बगैर बोर्ड ग्रुप के। तो ठीक है, जो भी हो, हम स्टार्ट करते हैं आज से सीधा। मैं तो इसके सिलेबस से भी बाद में बताऊंगा। आज तो हम सीधे क्या करने जा रहे हैं, एक चैप्टर ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद मैं कभी भी सिलेबस आपको बता दूंगा कि सिलेबस में क्या है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव तो सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस क्या है वो तो हम देख लेंगे कभी भी, बीच के किसी भी टाइम में जब लगा कि यार ये 10-5 मिनट बच रहा है तो सिलेबस देख लेंगे क्या क्या है। तो आज हम एक पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम अभी आपको पता नहीं कि पता है, पढ़ लिया आपने? हाँ, किसने कहा आपको? अच्छा, उसका पीडीएफ आ गया, तब तो फिर आपको नाम दिखाई दो, ऊपर लिखा है बायबैक। अब बायबैक क्या होता है छोड़ो, इसके बेसिक में सबसे पहले आपके सामने एक पहली बैलेंस शीट है। हम चैप्टर की शुरुआत बिल्कुल ग्रॉस लेवल, रूट लेवल, बिल्कुल जड़ से करते हैं, काफ़ी ज़मीन के नीचे जाकर के बेस लेवल बनाकर, और फिर अपर लेवल पर जाएंगे। थोड़ा टाइम लगता है लॉजिक समझने में, आप जानते हैं। देखिए, बैलेंस शीट आपके सामने है, एक ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट जिसमें 5 लाख रुपये का लोन है, और इधर फिक्स्ड एसेट स्टॉक डेटर में मनी इन्वेस्टेड है 350, मतलब इन्होंने 5 लाख का जो लोन लिया उसमें 350 तो लगा दिया है बिजनेस में, 350 लगा दिया है बिजनेस में लगा दिया। 150 इनके पास कैश पड़ी है, और 150 कैश में से क्या लिखा है, कितनी कैश इनके पास फालतू पड़ी है? 125 की कैश इनके पास फालतू पड़ी है, आइडल पड़ी है। अब आप कॉमन सेंस से बताइए इसको क्या करना चाहिए। और आप जानते हैं ये लोन में ब्याज भी होता है, 8% लोन है, मतलब इस पर 8% से इंटरेस्ट भी लगता है। 5 लाख के लोन पे तो ब्याज लगता ही है। कभी भी इंटरेस्ट फ्री लोन तो बहुत रेयरली होता ही नहीं। ब्याज तो लगता है वो 6% लगे, 8 लगे, 10 लगे, और जनरली 8-10% से ऊपर ही होता है इंटरेस्ट। तो बताइए क्या करना चाहिए? क्या करें? हम 2 चीज बता रहे कि इसको इन्वेस्ट कर दें, तो क्या हमारा काम, हमने ये मनी, अच्छा इन्वेस्टमेंट करोगे तो कहां करोगे, चलो बताओ। इन्वेस्टमेंट करोगे तो कहां करोगे? कौन सा इन्वेस्टमेंट आप बता सकते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट 8% से ऊपर का ब्याज मिलता हो? स्टॉक मार्केट में मतलब पैसा लगाओगे शेयर्स में, तो बस आपको पता है कि स्टॉक में पैसा लगाना इतना आसान है क्या? आज आपने पैसा लगाया, रेट नीचे आ जाएंगे। हर व्यक्ति ऐसा होता कि फालतू मनी को शेयर में लगा कर करोड़पति बनना होता तो हर व्यक्ति वही लगाता। कितनी रिस्क होती है, आज भाव क्या है, कल को क्या होंगे, भरोसा नहीं है। आपकी मनी 1.25 लाख की 75,000, 25,000, 40,000 भी हो सकती है। कौन करेगी, इतनी रिस्क उठाएगा? तो फिर गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदो। गवर्नमेंट बॉन्ड में इंटरेस्ट मिलता है 4 या 5%, इससे ऊपर ब्याज नहीं मिलता। तो क्या करें?
इन्वेस्टमेंट करना तो कोई अच्छा ऑप्शन है ही नहीं, और ये कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी तो है नहीं कि इसका बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना है, इसका काम तो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग है। तो क्या करना चाहिए फिर? रिजर्व, रिजर्व का मतलब ही आपको शायद अभी पता नहीं है, शायद मुझे हो सकता है कि मैंने आपको मतलब बताया नहीं रिजर्व का, बता दूंगा वो भी मैं आपको। तो रिजर्व बनाना कोई ऑप्शन सोचने वाली बात भी नहीं है। और लोन रिपे कर सकते हैं अपन। यदि हमने लोन रिपे कर दिया तो क्या होगा, ये लोन हमने जो लिया है, ये 1.25 लाख का लोन, हम यदि 125 का लोन रिपे कर दे तो हमारा इंटरेस्ट जो भी 5 लाख पे लग रहा है वो 125 पर लगना बंद हो जाएगा। ये लोन हम रिपे कर सकते हैं बिल्कुल। यदि तो हम सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? व्हाट्स योर सजेशन टू इन अबो सिचुएशन? व्हाट्स योर सजेशन इन अबो सिचुएशन? अबो बिजनेस या ऑफ जो भी, इन अबो सिचुएशन लिखना था मुझे, इन अबो बिजनेस। तो क्या लिखेंगे? रीपेमेंट ऑफ, मतलब हम अपने आइडल फंड को क्या करें, जिनसे लिया उनसे वापस लौटा दे, ताकि हमारा इंटरेस्ट का बर्डन, अब इंटरेस्ट लगेगा कितने पर? 375 पर। ठीक है भाई, ये आपने बताया रीपेमेंट ऑफ लोन। अगली बैलेंस शीट, सेम एग्जांपल, वही 5 लाख का लोन नहीं, 5 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल है, और वही 350 लगा हुआ है बिजनेस में, मतलब फिक्स्ड एसेट पे, स्टॉक रेट में, और 150 कैश आइडल है, उसमें से 125 हमारे पास एक्स्ट्रा यानी आइडल है। क्या करें? क्या करें? पिछले केस में तो आपने क्या कहा था? लोन रिफंड कर दो, चेक इशू कर दो उस व्यक्ति को जिससे लोन लिया था। तो आपने लोन रिफंड करके इंटरेस्ट बचा लिया था 125 पर, 125 का आपने बहुत शानदार यूज किया लोन को रीपे करके। तो क्या करें? ए भगवान, क्योंकि आपको चैप्टर का नाम पता पड़ गया पहले से, वो मेरी प्लानिंग में नहीं था कि आपको चैप्टर का नाम पता पड़े, मेरी प्लानिंग मिस्टेक हो गई। बाय बैक कर लो, बाय बैक कर लो। पता पड़ गया। तो जैसे हमने लोन को रिफंड किया, क्या हम इन शेयरहोल्डर को मनी रिफंड कर सकते हैं? हम इन 125 की एक्स्ट्रा मनी जो हमने ली है इक्विटी शेयरहोल्डर से, क्या उनको रिफंड कर दे कि भाई आपकी मनी वापस ले जाओ? नहीं कर सकते। रिफंड करना अलाउड नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल को रिफंड करना अलाउड जब तक कंपनी, इक्विटी शेयर कैपिटल है ये, जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होगी इक्विटी शेयर होल्डर को उनकी मनी नहीं दी जा सकती, ये आप जानते हैं। लोन की मनी आप वापस कर सकते हो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड रिडीमेबल होते हैं, उनको भी एक निश्चित समय बाद पेमेंट किया जाता है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का रूल क्या है? वो कैपिटल कंपनी के पास परमानेंट होती है, वो तब तक होती है जब तक कि कंपनी वाइंड अप ना हो। कंपनी के वाइंडिंग अप पर ही उनको मनी वापस कर सकते हो। तो आप अभी इक्विटी शेयरों को मनी वापस नहीं कर सकते। तो उस केस में फिर क्या करें? इक्विटी शेयर को मनी वापस करना संभव नहीं। जैसे लोन होता तो हम लोन रिफंड कर देते, पर इक्विटी शेयर के बिल को मनी रिफंड नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनीज एक्ट अलाउ नहीं कर सकता। यदि मैं कंपनी हूं, मैंने आप लोगों से ये 5 लाख के शेयर इश्यू करके लोन अमाउंट लिया है आपसे, तो मैं आपको मनी वापस कब करूंगा? ऑन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। उसके पहले मैं आपको वापस नहीं कर सकता, ना आपस आप मांग सकते हैं, ना मैं आपको रिफंड कर सकता हूं। लेकिन कंपनीज एक्ट ने इसी केस में एक रास्ता निकाल रखा है, इसी क्योंकि मेरे पास 5 लाख में से 125 आपकी 1/4 मनी पर एक्स्ट्रा रखी हुई है, ज़्यादा रखी हुई है। तो मुझे आपको डिविडेंड कितने में देना पड़ रहा है? 5 लाख पर। लेकिन मेरे पास मनी बिजनेस में काम कितनी आ रही है? 375 ही मेरी मनी काम आ रही है बिजनेस में। 125 मेरे पास आइडल रखा है। तो 1.25 लाख आपका मेरे पास बोझ की तरह है। वो 1.25 लाख मेरे पास रखा है फालतू तिजोरी में, जिसका मैं यूज नहीं कर पा रहा हूं, पर उस पर भी मुझे आपको डिविडेंड देना पड़ रहा है। तो इससे मेरी डिविडेंड की रेट कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? मैंने आपसे मनी कितनी ली? 5 लाख। बिजनेस में कितनी लगाई? 375। कमा किससे रहा हूं? 375 से। कमा रहा हूं 375 से, लेकिन आपको डिविडेंड दे रहा हूं 5 लाख पर। यदि मेरा 1.25 लाख आपको मैं वापस कर दूं, किसी तरह से वापस कर दूं, तो कैपिटल कितनी रह जाएगी? 375 रह जाएगी। यदि मैं किसी तरह से आपकी मनी वापस कर दूं तो कैपिटल रह जाएगी 375। मुझे फिर डिविडेंड आपको 375 पे ही देना पड़ेगा। अभी देना पड़ रहा है 5 लाख पर। मैं बिजनेस में लगाया हूं 375, कमा रहा हूं 375 से, और डिविडेंड देना पड़ रहा है मुझे 5 लाख पर। इससे डिविडेंड की रेट मेरी कम हो जाएगी। मैं डिविडेंड की रेट कम होगी तो शेयर मार्केट में शेयर्स के रेट भी कम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? और शेयर के रेट कम होंगे तो आपको लॉस होगा, आप बेचने जाओगे तो आपको मनी कम मिलेगी। तो किस तरह से मैं क्या मैनेजमेंट करूं? मैं इस फालतू मनी को आपको वापस कर दूं, पर मैं कर नहीं सकता, कंपनी से अलाउ नहीं करता। तो
क्या मेरी बात समझ में आई आपको? कि मैंने क्या कहा कि मैं मनी वापस क्यों करना चाहता हूँ? समझ में आ गया? डिविडेंड का पॉइंट समझ में आया आपको? ठीक है। उसके अलावा चलिए, और भी रीज़न है, और भी रीज़न है, पर मैं ज़्यादा बताऊंगा तो सुबह सुबह आपको, अभी सवार का टाइम है, जल्दी आए पहली बार, पता नहीं मुझे सुबह सुबह उठते ही हिचकियाँ आ रही थी बहुत सारी। मैंने कहा आज कितने सारे बच्चे मुझे याद कर रहे हैं, सुबह सुबह उठे होंगे तो सबसे पहले मेरा ही नाम लिया होगा, किसी भी सेंस में लिया हो, तो मुझे हिचकियाँ शुरू हो गई। इसलिए तो मैं 3 मिनट लेट हो गया आने में, कि मैं हिचकियाँ ले रहा था। चलो तो बेटा कल से बंद कर दो मेरा नाम लेना, चुपचाप सीधे सीधे आ जाओ। तो उस केस में बेटा कंपनीज एक्ट ने एक सेक्शन में स्पेसिफाई किया है, और सेक्शन है सेक्शन 68। आपने पढ़ लिया है क्या? तरुण सर ने पढ़ा दिया? उन्होंने पढ़ लिया जो अलीगढ़ में, सभी का हो गया? वेरी गुड। तो सेक्शन 68 तो आप पढ़ चुके, तो फिर मैं क्यों ये इतनी देर बैकग्राउंड बना रहा हूं? तो सेक्शन 68 तो ठीक है। तो यहां पर कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी आपको रिफंड नहीं कर सकती, लेकिन एक काम तो कर सकती, कंपनी आपको रिफंड नहीं कर सकती, ये तो है, क्योंकि वो तो अलाउड नहीं है, कैपिटल रिडक्शन अलाउड नहीं है। लेकिन सेक्शन 68 ये बोलता है, उसमें 2 तरीके हैं, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि वही मेरे काम का, बाकी आपके काम का है, थ्योरेटिकल, मेरे लिए प्रैक्टिकली जो काम का है। मैं यहाँ पर, मैं कंपनी का डायरेक्टर, मैं कहाँ पहुँच जाऊँ? शेयर मार्केट में पहुँच जाऊँ, शेयर मार्केट पहुँच जाऊँ, और वहाँ से मैं अपनी कंपनी के शेयर्स जो आपके पास है, उसके शेयर होल्डर आप हैं, उसके मालिक आप हैं, उसके ऑनर आप हैं, आपके नाम पर इक्विटी शेयर रजिस्टर्ड हैं, मैं आपसे वो इक्विटी शेयर खरीद लूँ एज ए बायर, नॉट एज ए कंपनी। मैं वहाँ पर आया हूँ एज ए सिंपल इन्वेस्टर, बायर के रूप में आया हूँ, और एज ए कंपनी नहीं आया। एज ए कंपनी तो मैं आपको नोटिस भेज ही नहीं सकता कि आपकी मनी ले जाओ, ये तो कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा, और ये कंपनी से एक्ट अलाउ नहीं करता। तो उस केस में मैं कंपनी के फॉर्म में न होकर के एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बनकर शेयर मार्केट जाऊं, स्टॉक एक्सचेंज पहुंच जाऊं, मुंबई या दिल्ली या जो भी है, और वहां जाकर एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर की तरह आपसे इक्विटी शेयर खरीद लूं 1,25,000 के। मैं आपसे 2 मिनट के लिए आपसे 1250 शेयर 100 रुपीज़ वाले 100 रुपीज़ में खरीद लूँ, मान लेता हूँ मैं, मार्केट रेट 100 चल रहा है, 2 मिनट के लिए, तो मैंने आपसे 125 शेयर खरीद लिए, और मैं खरीद कर वो शेयर अच्छा, मैं आपसे शेयर खरीद सकता हूँ, बिल्कुल खरीद सकता हूँ। इस पर सेक्शन 68 कंपनी अपने शेयर्स ओपन मार्केट से अपने ही शेयर्स खरीद सकती है। मैंने खरीद लिए क्योंकि सेक्शन 68 ने मुझे अलाउ किया, और उसके बाद में वो शेयर्स मेरे हो गए। अब आप वो 1250 शेयर्स आपके पास से, वो अब थे आपके पास से, अब वो 1250 शेयर्स मेरे पास है। अब उस 1250 शेयर को मैं क्या करूं? अब 1250 शेयर मेरे पास है एज एन इन्वेस्टमेंट, वो मेरी असेट है, उसका इक्विटी शेयर होल्डर, उसका ऑनर आप नहीं, मैं हूं। अब रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर में आपका नाम कट हो गया। अब मुझे वो 1250 शेयर के लिए आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, वो तो आपका पेमेंट आपको कर चुका हूं मैं शेयर मार्केट के थ्रू। अब 1250 शेयर मेरे पास है, अब 1250 शेयर मेरे पास असेट में भी है, और वही 1250 शेयर मेरे पास लाइबिलिटी में भी है। समझ में आ रहा है? वो 5000 शेयर में से मैंने खरीद लिए ऑनलाइन। हाँ, 1250 शेयर में से मैंने कितने खरीद लिए? 5000 शेयर में से कितने शेयर्स खरीद लिए? 1250 शेयर्स खरीद लिए। तो 1250 शेयर खरीदे तो एंट्री क्या हुई मैंने खरीदने की? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर डेबिट टू बैंक, वो इन्वेस्टमेंट टू बैंक एंट्री हुई होगी मेरे पास। आया क्या मेरे पास? 1250 शेयर्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो मेरे पास 1250 शेयर आए, तो 1250 शेयर मेरे लिए क्या है? असेट, वो मेरी असेट में आ रहे हैं, कंपनी के असेट में आ रहे हैं वो, और वही 1250 शेयर 5000 शेयर में इंक्लूड भी है एज ए लाइबिलिटी। तो बताइए 1250 शेयर असेट में भी है, कंपनी की बैलेंस शीट में असेट में भी है, और वही 1250 शेयर कंपनी की बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर केवल में शामिल है ऐसे लाइबिलिटी। तो मैं क्या कर दूं? उसको कैंसिल कर देता हूं। 5000 शेयर में से कितने शेयर्स और कितने असेट दोनों कैंसिल कर दूं। 1250 शेयर इक्विटी शेयर केवल भी डेबिट कर दूं, कैंसिल कर दूं, और 1250 के इक्विटी शेयर जो खरीदे हैं एज एन इन्वेस्टमेंट उसको भी खत्म कर दूं। तो मेरी बैलेंस शीट से दोनों तरफ से 1250 शेयर्स एलिमिनेट हो जाएंगे, हट जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो मेरे पास कितने शेयर्स बचेंगे? 37। मेरी इक्विटी शेयर केवल 5 लाख नहीं, अब बचेगी 3,75,000। तो ये जो मैंने क्या किया, 1250 शेयर मार्केट से खरीदे और खरीद कर उन्हें कैंसिल कर दिया, इसी को कहा जाता है कंपनी ने क्या किया? अपने ही शेयर खरीद लिए, बाय बैक, वापस खरीदना। वापस खरीदना क्या हुआ मतलब? वापस खरीदना मतलब पहले मैंने आपको शेयर्स बेचे थे,
आपको बेचे थे ना पहले शेयर्स, और अभी से वापस आपसे ही खरीद लिए, तो इसको क्या कहा जाएगा? बायबैक। बायबैक मतलब वापस अपने शेयर वापस खरीदना। क्या आपको थोड़ा बहुत समझ में आया? अब स्क्रीन पर तो मेरे को 2 मिनट टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये है बायबैक ऑफ शेयर। तो ठीक है, सेक्शन 68 इसको परमिट करता है, बायबैक को अलाउ करता है। मैं आपको अभी पहले लिखवाऊंगा थोड़ा, फिर थोड़ा समझाऊंगा। हम थोड़ा कॉम्बिनेशन, सेक्शन 68 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, ये 3 सबसेक्शन है। ये भी सब आपने पढ़े होंगे। सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? सबसेक्शन 1, 2, 3 तीनों याद है? 1, 2, 3 तीनों पढ़ा दिए तरुण सर ने। 1, 2, 3 और सेक्शन 69 भी पढ़ा दिया। तीनों पढ़ा दिए। तो सब सेक्शन 1 क्या बोलता है कि बायबैक कहां से हो सकता है ना? बायबैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व, बायबैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व के अलावा क्या है? आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटी, प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी, या हम अभी समझने के लिए प्रोसीड ऑफ शेयर्स, और तीसरा आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। ये सब सेक्शन 1 में कहा गया कि बायबैक कहां कहां से हो सकता है। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है कि जिन शेयर का बायबैक होना है वो क्या होना चाहिए? फुली पेड होना चाहिए। ये 2 है ना। और यदि बायबैक आउट ऑफ प्रॉफिट किया जाए तो क्या करना पड़ता है? बायबैक आउट ऑफ प्रॉफिट किया जाए तो जितने शेयर बायबैक कर रहे हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, उतना अमाउंट भेजना पड़ेगा CRR में। ये 3 चीज मुझे लिखवानी है। और ठीक है, चलिए, तो ये दूसरा मैंने अब जो बताया, देखिए यहां पर जो मैंने बताया, अब यही क्वेश्चन आपके सामने है। इसको आपको मैं बाद में भेजूंगा, आप नोट कर लेंगे ना इसको। ये पूरा, ये अभी नोट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये एज इट इज में भेज दूंगा आपको PDF। बोलिए क्या चाहते हैं आप लोग? आप जो चाहे वो हो सकता है। क्या सोचेंगे कि आपको भी ऐसा दिलदार डीजे मिला था कि आपकी इच्छा पूरी करने को रेडी है? आज पहले दिन, बाद के दिन तो नहीं। आज आपकी चलेगी, उसके बाद मेरी दादागिरी। बोलो क्या चाहते हो? बाद में कितने सुधर गए आप मेरे साथ रह रहे करके। तो ठीक है, यहां पर क्या करें? कंपनी को ये सजेशन क्या दे? क्या सजेशन दे? परचेज ऑफ 1250 shares from share market and cancel it। उसको कैंसिल कर दे। चलो अब देखिए क्या होगा, समझ लो। यहां देखो क्या होता है, मैंने आपके सामने इसका मैंने इंपैक्ट बताना चाहूंगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। जैसे बैलेंस शीट नंबर 1, आफ्टर परचेज ऑफ 1250 ओन शेयर्स, कंपनी ने अपने खुद के 1250 शेयर खरीद लिए। तो कैश बैंक कंपनी का कैश बैंक कितना था? 150। शेयर्स कितने खरीद लिए? 120। तो कितनी मनी अभी बची बैंक में? 25,000 बची है। ये तो बिजनेस में कमाएगी। और इन्वेस्टमेंट इन, या हम यूं लिखें, इन्वेस्टमेंट क्यों लिखें? शेयर्स कितने शेयर्स? 1250 शेयर्स। और शेयर्स ये खुद के हैं, ओन एट दैट 100। ये खरीद लिए, ये कंपनी ने खरीद लिए शेयर्स। अब बताओ 1250 शेयर यहां असेट में भी आ रहे हैं और वही 1250 शेयर इधर लाइबिलिटी में भी इंक्लूड हैं, बराबर। अब क्या किया जाए? ये कंपनी ने अपने खुद के शेयर्स खरीद लिए। अब क्या करें? कैंसल 1250 शेयर्स। अब बैलेंस शीट आफ्टर 1250 शेयर कैंसिल। बताओ अब यहां पर इक्विटी शेयर यदि 1250 से ये असेट भी कम हो जाएगी 1,25,000 से, और 1,25,000 से कैपिटल भी कम हो जाएगी। तो बताओ कितने शेयर बचेंगे इधर? 3 इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी बचेगी? 3750 शेयर्स, 370। अच्छा, वो इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस कितना बचेगा? वही 350, 3, और बैंक बैलेंस 25। बस ये बैलेंस शीट बनी। तो आपने बेटा क्या किया?
1250 शेयर्स खरीदे और खरीदकर फिर क्या किया, उनको कैंसिल कर दिया। एंट्री बताऊं, पहली एंट्री क्या हुई, शेयर्स इन ऑन 1250 शेयर्स 125 टू बैंक 120, ये हमने खुद के शेयर खरीद लिए। अब बेटा ये 1250 शेयर हमारी एसेट भी हो गए और यही शेयर पहले से इक्विटी शेयर की लायबिलिटी में भी चल रहे हैं। फिर क्या करें बेटा, इनको इक्विटी शेयर के को डेबिट कर दे 1,25,000 से, और ये शेयर्स को, ये शेयर्स इन ऑन 1250 शेयर्स, इसको क्रेडिट भी कर दें। तो ये हो गया। ये एक्चुअल में क्या कहा जाएगा, कंपनी ने अपने खुद के ही शेयर खरीद लिए और उनको क्या करा खरीद कर, ये कहा जाता है बायबैक। तो बायबैक का मीनिंग क्लियर हो गया, ये हुआ मीनिंग ऑफ बायबैक। ठीक है, अब एज पर सेक्शन 68(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट, बायबैक कैन बी आउट ऑफ, क्या नंबर 1 फ्रीजर के पहले सबसे पहले वो बोलो इशू, क्या बोलेंगे उसके लिए, प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू, प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। चलो इतना चलेगा, वो एंड अदर सिक्योरिटी भी है पर अभी शेयर चले दो। फिर आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, और फिर आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। देखिए सेक्शन 68(1) बोलता है कि आप ये बायबैक कहां से कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम से भी कर सकते हो। सेक्शन 68(1) अलाउ करता है कि आप बायबैक सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हो, और शायद सेक्शन 52 भी आपने पढ़ लिया होगा। सेक्शन 52 पढ़ लिया बेटा आपने, वो सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए है। सिक्योरिटी प्रीमियम के 5 यूजेस है, उसमें से एक यूज है बायबैक। कंपनी उस सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट से बायबैक कर सकती ही, अलाउड है सेक्शन 52 में। तो सेक्शन 52 भी सिक्योरिटी प्रीमियम को से बायबैक अलाउ करता है, और सेक्शन 68(1) भी सिक्योरिटी प्रीमियम से बायबैक अलाउ करता है। ठीक है, दोनों में मतलब कंट्रोवर्सी नहीं बल्कि सिमिलरिटी है कि दोनों अलाउ करते हैं। ठीक है, अब एज पर सेक्शन 68(2) मैक्सिमम बायबैक पढ़ लिया आपने। मैक्सिमम बायबैक ये भी पढ़ा हुआ है आपका, तो इसका प्रैक्टिकल भी देखा हुआ है क्या। एक तो है 25% ऑफ पेड अप कैपिटल इन फ्रीजर, पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, और दूसरा 25% ऑफ 25% ऑफ मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन ए ईयर, समझाऊंगा। और तीसरा डेब्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक, ये लिखवा दिया क्या आपको, डेब्ट इक्विटी रेशियो should not be more than 2, ये 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यही है ना आपका। अच्छा ये था। अब सबसेक्शन 68 सबसेक्शन 3 क्या होना चाहिए, फुली पेड वाली कंडीशन ध्यान होना चाहिए। फुली पेड शेयर्स कैन बी बायबैक, बस शॉर्ट में लिखा रहा हूं मैं, ये सब आपके पास लिखा हुआ है कि कंपनी सिर्फ फुली पेड अप शेयर ही बायबैक कर सकती है। फिर एज पर सेक्शन 69, ये समय आपको लिखवा रहा हूं, मैंने समझाया कुछ भी नहीं। ये क्या है, इफ बायबैक इज मेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व देन एन अमाउंट इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक
मस्ट बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये मैं आपको अभी लिखवा दूंगा। नोट 1, नोट करने वाली बात यह है कि दो बातें हैं नोट करने लायक। नंबर 1 तो ये है, पर अभी इसको समझाऊंगा लिखवाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। मुझे लगता है मैंने आपको बहुत लिखवा दिया, अब थोड़ा समझाना जरूरी है। एक तो नोट नंबर 1 क्या है कि इस सेक्शन 68 इस पर्पस के लिए, बायबैक के पर्पस के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को भी फ्रीजर माना गया है। ये भी बताया गया होगा शायद आपको कि इस सेक्शन के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को भी फ्रीजर माना गया है, जबकि एक्चुअल में वो फ्रीजर नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम तो रिस्ट्रिक्टेड है, जिसके सिर्फ 5 यूजर्स अलाउड है, लेकिन इस सेक्शन के लिए उसको फ्री रिजर्व माना गया है। ये भी मैं अलग से नोट लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे बता दो पहले ताकि रिपीटेशन ना हो। बायबैक क्वेश्चन ने कहा है, सेक्शन 61 कहता है कि बायबैक आउट ऑफ होता है प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। ये सेक्शन 68 सबसेक्शन 1 ने ऐसा क्यों कहा है कि बायबैक क्यों हो फ्रेश इशू से? क्या इसका रीजन पता है आपको? तो हम रिपीटेशन ना करें। देखिए, वो थ्योरी के टीचर थे, उन्होंने थ्योरी के पढ़ने से पढ़ाया, मैं प्रैक्टिकल है तो मुझे प्रैक्टिकल एंगल से पढ़ाना है। यदि आपको ये पढ़ा हुआ है तो फिर मैं इस पर ज़्यादा फोकस ना करूं कि बायबैक क्यों, क्या होता है आउट ऑफ रिजर्व और क्या होता है आउट ऑफ फ्रेश इशू। ये क्यों बनाया सेक्शन, ये लॉ बना क्यों है, किस पर्पज से बना है, क्या बना है, क्यों बना है? क्यों का जवाब ढूंढना है हमने को, क्या है और क्यों है। यदि आपको जवाब पता है तो हम आगे बढ़ जाएं, और नहीं पता है तो मैं पहले इसको समझाने की कोशिश करूं। आपका साइलेंस ये माना जाएगा कि आपको आता है तो फिर मैं एक बार आगे बढ़ूंगा, फिर रिपीट मैं नहीं करूंगा। एक बार मैं चैप्टर में आगे बढ़ गया तो फिर कभी मत बोलना कि सर समझाओ। समझना है तो पहले, बाद में मत बोलना सर नहीं अब समझ में नहीं आ रहा, आप तो बता दो। यदि आता है तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करें, आगे बढ़ूं, और नहीं आता है तो फिर ये जल्दी बोलो। इसमें शर्म की बात क्या है? समझना है आपको, ठीक है। क्योंकि यदि आपको आता है तो फिर बेवजह टाइम वेस्ट क्यों किया जाए ना बेटा, क्योंकि आपने एक बार थ्योरी में पढ़ लिया। शायद मुझे नहीं पता कि तरुण सर ने किस एक्सटेंट तक जाके पढ़ाया है। यदि उन्होंने थ्योरी के टीचर ने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी कवर कर लिया थोड़ा बहुत, तो फिर मेरा लोड कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या होता है देखिए, शायद जो अर्ली बर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये कंफर्टेबल है, उनका पढ़ा हुआ है, उनको सब याद आ जाएगा। लेकिन जो नए स्टूडेंट है उनको तो मुझे बिल्कुल जीरो से बताना पड़ेगा। तो मैं जीरो से ही चल रहा हूँ, ये मानते हुए कि आपको इस बारे में कुछ भी, अदरवाइज जिसने पढ़ लिया है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर उसको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा, याद आ जाएगा, ये मुझे पक्का पता है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, छोटे छोटे एग्जाम्पल से। हम अभी तो सेक्शन 68 सबसेक्शन 1 का लॉजिक पढ़ने जाने की, ये सेक्शन 68 सबसेक्शन 1 बना क्यों है, ठीक है बेटा। तो ये आपकी बैलेंस शीट नंबर 1 है बिफोर बायबैक। बायबैक की पहले की बैलेंस शीट है, कंपनी की बैलेंस शीट में 5 लाख के शेयर केबल है, 10 लाख के क्रेडिटर हैं और 15 लाख की असेट है कंपनी के पास। बेटा ये जो सेक्शन 68 में क्या सारे लॉ, कई सारे रूल्स वगैरह जो बने हैं, सबको ध्यान रखकर, सभी की सुरक्षा का ध्यान रखकर, सभी के हितों का ध्यान रखकर ये रूल बनाए गए हैं कि किसी को भी तकलीफ ना हो, किसी को भी दिक्कत ना हो। अब नंबर 1, कंपनी के क्रेडिटर, जिन्होंने कंपनी को उधार माल बेचा है वो क्रेडिटर, जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है वो क्रेडिटर, लोन क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर मतलब जिन्होंने उधार बेचा, लोन क्रेडिटर मतलब जिन्होंने लोन दिया वो क्रेडिटर ही हुए। तो कंपनी को के 10 लाख के क्रेडिटर हैं। ये सेक्शन इन क्रेडिटर्स की सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए बना है। इवन पूरा सेक्शन 68 ही बना है इन्हीं क्रेडिटर की सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए, इन्हीं को ध्यान रखने के लिए कि इनको तकलीफ ना हो जाए किसी भी एक्टिविटी से, कंपनी की किसी भी हरकत से, किसी भी कंपनी की किसी भी फर्दर स्टेप से इन क्रेडिटर को नुकसान ना हो, इनकी सिक्योरिटी पर, इनकी सुरक्षा पर आंच ना आए, इसके लिए सेक्शन 68 बना है। कैसे सुरक्षा पर आंच आती है जरा देखिए। यदि कंपनी ने, अच्छा आज यदि कंपनी वाइंड अप हो जाए तो क्रेडिटर्स के लिए आपको पता है जब कंपनी वाइंड अप होती है तो असेट बेची जाती है, और असेट बेचकर सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी को क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जाता है। वो चाहे ट्रेड क्रेडिटर हो, चाहे वो लोन क्रेडिटर हो, चाहे किसी भी तरह का क्रेडिटर हो, पहले आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट होता है, उसके बाद नंबर आता है इक्विटी शेयर होल्डर का। अब यहां पर अब आप देखिए, आज यदि कंपनी वाइंड अप हो जाए तो इन क्रेडिटर्स के लिए कंपनी के पास कितनी असेट अवेलेबल है? आज ये कंपनी वाइंड अप हो जाए तो इन क्रेडिटर्स के लिए कितनी असेट अवेलेबल है?
15 लाख की एसेट अवेलेबल है। चलो 15 लाख की एसेट से पूरा 15 तो मिलेगा नहीं, जब कंपनी वाइंड अप होती है तो बुरी स्थिति में वाइंड अप होती है, तो एसेट जितनी लिखी होती है उससे उतना रिलाइज कभी नहीं होता, उससे कम ही होता है। चलो 15 की जगह 14 मिलेगा, 13 मिलेगा, 12 मिलेगा, 11 मिलेगा, 10 तो मिलेगा। तो कम से कम इनके पास ये सेफ्टी सिक्योरिटी है कि इनके लिए कितनी एसेट अवेलेबल है, 15 लाख की एसेट अवेलेबल है। इसकी वैल्यू में श्रिंकेज भी हुआ, इसकी वैल्यू में कमी भी आई, इसमें रिडक्शन भी हुआ, तो भी इनके पास अच्छा खासा गैप है। इनको लेना 10 लाख है और कंपनी के पास एसेट 15 लाख की अवेलेबल है। लेकिन यदि आप इस 15 लाख में से 1.25 लाख का बायबैक कर लोगे तो क्या होगा, आप 5,000 शेयर में से 25% शेयर बायबैक कर लोगे। चलो 1,000 शेयर भी बायबैक कर लिए, 1,000 शेयर बायबैक कर लिए, 1 लाख के शेयर बायबैक कर लिए, तो बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी रह जाएगी, 4 लाख, और ये एसेट कितनी रह जाएगी, 14 लाख रह जाएगी। तो क्रेडिटर की सुरक्षा पे आंच आई कि नहीं आई, बायबैक से कंपनी की अब इनके लिए अवेलेबल एसेट क्या हो गई, 1 लाख से कम हो गई। इनके लिए एसेट अवेलेबल थी बिफोर बायबैक 15 लाख और आफ्टर बायबैक 14 लाख के एसेट अवेलेबल है, तो इनकी सुरक्षा पर आंच आ गई। एक तरीका है ये सोचने का, है समझ में आया आपको। तो बायबैक से क्रेडिटर की सुरक्षा पर आंच आती कि नहीं आती है, ये दिमाग में बैठ लिया, समझ में आ गया। दूसरा एंगल देखिए, जो कभी कभी बच्चों को लग सकता है कि यार मैं कभी कभी ज़्यादा डीप में जाता हूँ, वो जैसे मैंने आपको एक रीज़न समझा दिया, समझ में आ गया, पर मेरे ऐसा टीचर एक दुस्साहस एक मतलब और करेगा कि और समझाने की कोशिश करेगा दूसरे एंगल से। अरे भाई समझ में आ गया ना एक एंगल से, तो दूसरा एंगल क्या जरूरी है, पर ये दिल है कि मानता ही नहीं। ये फिल्म का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं हकीकत बोल रहा हूँ। ये फिल्म को मत देखो कि वो तो आपने उस बचपन में कभी सुनी होगी इस फिल्म का नाम, हमने देखी, आपने नहीं देखी, वो दिल है कि मानता ही नहीं, है ना फिल्म। तो ये दिल है कि मानता ही नहीं पे आ जाऊं या रहने दूं, दूसरा रीजन बताऊं। बेटा ये शेयर कैपिटल भी इन क्रेडिटर्स के लिए सुरक्षा कवच है। कैसे सुरक्षा कवच है, यदि कंपनी में लॉस हुआ, कंपनी में कोई भी लॉस होता है, जैसे असेट बिकी, मान लो असेट बिकी 11 लाख में, कितना लॉस हुआ, 4 लाख का लॉस किसको बियर करना पड़ेगा, शेयर होल्डर को या क्रेडिटर को, पहले कौन बियर करेगा, तो शेयर होल्डर जितने ज्यादा हैं क्रेडिटर तक लॉस उतना लेट पहुंचेगा। सोचो क्या बोला मैंने, कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी ज्यादा है, क्रेडिटर तक लॉस उतना लेट पहुंचेगा, वो सुरक्षित महसूस करेंगे। आज कितनी कैपिटल अवेलेबल है, 5 लाख, तो कहां तक का लॉस तो इक्विटी बियर करेंगे, उसके बाद नंबर क्रेडिटर का आएगा। कंपनी वाइंड अप होती है तो 5 लाख का लॉस कौन बियर करेंगे, इक्विटी शेयरहोल्डर, उसके बाद लॉस किसका नंबर आ जाएगा, क्रेडिटर का। तो ये 5 लाख की शेयर कैपिटल यदि आपने अभी मान लो, अभी इनके लिए सुरक्षा कवच कितने का है, ये क्रेडिटर बिल्कुल निश्चित है कि भाई 5 लाख का था लॉस बियर करने के लिए ऑनर्स अवेलेबल है, कंपनी बंद हुई और 5 लाख का लॉस भी हुआ, तो है ना इक्विटी शेयरहोल्डर, हमें बियर नहीं करना है। और यदि आपने बायबैक कर लिया तो कैपिटल कितनी बचेगी, तो अब सुरक्षा कवच कितने का बच गया इनके लिए, 4 लाख बच गया। समझ में आया आपको। तो यदि हम बायबैक करते हैं तो क्रेडिटर पर आंच आती कि नहीं आती है, आज कैसे आई, 2 एंगल से बता दिया मैंने आपको, 2 एंगल से बताया कि नहीं बताया, बस बहुत है, बस बहुत है, इतना ही बहुत है। अब दिल है कि मानता ही नहीं, अब तो मान गया, अब नहीं बताएंगे, बस बहुत हो गया। एक और कारण है पर अब बहुत है, चलो अच्छा बता दूं क्या, मैं मनवार का आदी हूँ, मनवार बच्चे करते तो कोई खास बात जानने को नहीं मिलेगी, पर बेटा ऐसा लगता है कि यदि कुछ मैं जानता हूँ तो बता दूँ, क्योंकि मैंने जो भी सीखा है समझा है कहीं किताबों से नहीं, आपके जो पूर्वज मतलब सीनियर, सीए के पूर्वज मतलब सीनियर, आपके जो सीनियर है उन्होंने ही मुझे सब सिखाया है कि सर ऐसे पढ़ाना चाहिए। तो आपके अंकल, मौसा, मौसी, मम्मी, पापा जो पढ़ के गए हैं, मुझे सिखा के गए हैं और मुझे बोल के गए थे कि हमारे जब बच्चे यहाँ पर आए तो उनको ये सब बताना सर, तो मेरी ड्यूटी बनती उनकी तरफ बता दूं। बेटा देखिए, बाइंडिंग अप पर पहले पेमेंट किसको मिलना चाहिए, क्रेडिटर को, आउटसाइडर को, क्रेडिटर को, फिर किसका नंबर आता है, शेयर होल्डर का। लेकिन यहां क्या हो रहा है, बायबैक में पहले पेमेंट किसको मिल जा रहा है, शेयर होल्डर को। बायबैक में पैसा किसकी जेब पहुंच जाएगा, कंपनी का फंड शेयर होल्डर की जेब में पहुंच जाएगा। तो पहले पेमेंट किसको मिल गया, शेयर होल्डर को मिल गया, जबकि मिलना किसको चाहिए। यह भी एक बायबैक के अंदर इशू अराइज तो होता है
कि पहले पेमेंट मिलना चाहिए आउटसाइडर को, यहाँ तो क्रेडिटर आउट, क्योंकि वहाँ कंपनी वाइंड अप हो रही होती तो बिल्कुल ऐसा ही होता। कंपनी वाइंड अप हो रही होती तो असेट बेचकर पहले पेमेंट क्रेडिटर को, उसके बाद में बचा खुचा इक्विटी को। और यहाँ तो आप क्या कर रहे हो बायबैक में, पहले पेमेंट किसको दे रहे हो, शेयर होल्डर को दे रहे हो, क्रेडिटर बेचारे बैठे हुए हैं। तो ये भी एक इशू यहाँ पर बायबैक में आता तो है। ये सब एंगल है, जिन सब एंगल को कवर किसने किया है, सेक्शन 68 ने कवर किया है। तो सेक्शन 68 इन सब चीजों को ध्यान रख के बनाया। अब देखो कैसे होता है। अब देखो सेक्शन 68 क्या है। देखो अभी मैंने आपको बताया जैसे कि यहां पर मैंने इस चीज को आपको फ्यूचर में याद भी रहे, जब आप ये चैप्टर वापस रिवीजन करने बैठोगे तो आपको शुरुआत में तो लगेगा कि हमें चैप्टर की एबीसीडी भी नहीं आती, लेकिन आपने ये बेसिक पढ़ लिया 1 by 1 विद इन फ्यू मिनट्स, तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से रिकॉल होगी और आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। तो ये चीजें रिवीजन में बहुत काम आती है, जब क्योंकि हम 2-3 चैप्टर पढ़ेंगे तब तक ये पहला चैप्टर भूल जाते हैं, तो तब ये आपको याद बहुत अच्छे से रहेगा। तो देखिए बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू क्या होता है वो समझाने के लिए मैंने आपको बैलेंस शीट ले लेकर के स्टेप स्टेप बताया है। बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू, ये बैलेंस शीट नंबर 1 है बिफोर बायबैक। 5 लाख की शेयर केबल है, 10 लाख के क्रेडिटर हैं, असेट 15 लाख की है। ठीक है, अब बेटा मैं यदि बायबैक कर लेता हूं 1000 शेयर का बायबैक, 1000 शेयर का बायबैक कर लिया मैंने आफ्टर बायबैक ऑफ 1000 शेयर्स, तो बताओ इक्विटी शेयर बेटा बायबैक के बाद असेट कितनी बचेगी। बेटा बायबैक कर लूंगा तो मुझे 1 लाख रुपए मार्केट में पेमेंट करना पड़ेगा, तो असेट कितनी बचेगी 14 लाख। अच्छा इधर इक्विटी शेयर केवल कितनी बचेगी 4000 शेयर्स एट द रेट आपके हिसाब से 4 लाख, और यहां पर क्रेडिटर तो बेचारे 10 लाख के 10 लाख रह गए। तो यहां पर असेट अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स कितनी 15 लाख, और यहां असेट अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स रुपीज 14 लाख। तो क्या इंपैक्ट हुआ, इंपैक्ट ऑफ बायबैक ऑन क्रेडिटर्स, क्या इंपैक्ट हुआ, रिडक्शन इन अवेलेबल असेट, उनके लिए अवेलेबल असेट में कमी आ गई। अब कंपनीज एक्ट सेक्शन 68 ने इस बात को क्रेडिटर की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए क्या अरेंजमेंट किया, जरा देखो। अब देखना, इफ बायबैक इज आउट ऑफ फ्रेश इश्यू। अब देखो वही बैलेंस शीट नंबर 1, बैलेंस शीट नंबर 1 में फटाफट बना रहा हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल मैं बहुत फास्ट लिख रहा हूं ताकि टाइम आपका बचे। 5 लाख की शेयर कैपिटल है, इधर असेट 15 लाख की है, फिर से लिख रहा हूं, और क्रेडिटर्स 10 लाख की। ये है बैलेंस शीट नंबर 1। अब बैलेंस शीट नंबर 2 है ना, बैलेंस शीट नंबर 2 में देखिए फ्रेश इशू ऑफ 1000 प्रेफरेंस शेयर्स। यहां इक्विटी शेयर केवल कितनी थी 5000 शेयर 100 वाली 5 लाख, अभी भी वही है। अभी 2 मिनट के लिए हमने 6% की प्रेफरेंस शेयर केवल इशू कर दी, कितने की 1 लाख। कितने शेयर इशू कर दिए 1000 शेयर 100 वाले, ये क्या हो गया फ्रेश इशू। अच्छा असेट कितनी होगी बताओ, असेट कितनी थी पहले, अभी कंपनी ने कितना फ्रेश इशू लाया, बायबैक इज आउट ऑफ फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू किसका लाया गया 1000 प्रेफरेंस शेयर का, तो एंट्री क्या होगी फ्रेश इशू की, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बेटा इधर बैंक बैलेंस असेट तो 15 लाख की थी, असेट कितने की थी प्लस कितने से असेट बढ़ जाएगी 1 लाख से बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो असेट कितने की हो गई, यह है आफ्टर फ्रेश इशू, यह है बैलेंस शीट आफ्टर फ्रेश इशू। अच्छा अब बायबैक करो, बैलेंस शीट नंबर 3 आफ्टर बायबैक ऑफ 1000 इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने 1000 शेयर का बायबैक कर लिया, बताओ क्या कम होगा, इंपैक्ट क्या आएगा बैलेंस शीट पर, 1000 शेयर बायबैक का इंपैक्ट क्या आएगा,
इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख से कम हो जाएगी, और उधर असेट भी 1 लाख से हो जाएगी। असेट कितनी बचेगी? असेट कितनी बची बताओ? 15 लाख बची। इधर इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी बची? 4000 एट द रेट ऑफ 100 यानी 4 लाख। और 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? 1 लाख। और क्रेडिटर्स बताओ, क्रेडिटर्स पर आंच आई या नहीं आई बायबैक से? बताओ क्रेडिटर्स पर आंच आई कि नहीं आई बायबैक से? अब असेट पहले, बायबैक के पहले इनके लिए असेट अवेलेबल कितनी थी? बायबैक के पहले इनके लिए असेट कितनी अवेलेबल थी? देखो 15 लाख। आज भी कितनी है? अच्छा, इधर दूसरा एंगल, उनके लिए कितनी सुरक्षा कवच था पहले? क्रेडिटर्स के लिए 5 लाख का सुरक्षा कवच था कि यदि कोई लॉस हुआ तो पहले 5 लाख के इक्विटी शेयर होल्डर हैं लॉस बियर करने के लिए। और आज भी बताओ, यदि कोई लॉस होता है तो पहले कौन बियर करेगा? इक्विटी शेयर होल्डर। कितना? 4 लाख। उसके बाद किसका नंबर आएगा? प्रेफरेंस शेयर का नंबर आएगा, लॉस बियर का। उसके बाद नंबर किसका आता है लॉस में? आउटसाइडर का। तो बताओ आउटसाइडर अभी भी सेफ है कि नहीं? तो बताइए, बायबैक यदि आउट ऑफ, बायबैक के पहले क्या किया गया? बायबैक के पहले कंपनी ने क्या लाया? फ्रेश इशू लाया है। तो ये यदि फ्रेश इशू लाकर बायबैक किया गया तो ये कहा जाएगा बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू। तो उससे क्या इंपैक्ट है समझ में आया? बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू है तो क्रेडिटर पर आंच आई या नहीं आई? क्रेडिटर पर आंच नहीं आई। समझ में आ गया आपको? तो बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू का सेक्शन क्यों बना समझ में आया? कंफर्म मान लूं क्या? जिसको नहीं आया वो अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड से समझ लेगा। पर मेरी तरफ से मेरा इतना समझाना काफी है या नहीं बोलिए? तो ये क्या था? बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू। हाँ बेटा, क्रॉस क्वेश्चन तो बिल्कुल मैं चाहूंगा कि आपको नहीं समझ में। हाँ बोलिए बेटा। पर बेटा मैंने इक्विटी शेयर, देखिए अपने पास केस ज्यादा है, ठीक है, वो आपका सोच सही है, मैं बताऊंगा, उसका भी रीजन बताऊंगा। यहां पर वो वाला फंडा नहीं लगेगा, यहां पर दूसरा फंडा था, मैं बताऊंगा आपको। यहां पर सोच कुछ और होगी, बायबैक के लिए वजह कुछ और होगी। देखिए, कंपनी को पहले, कंपनी का इक्विटी डिविडेंड रेट था मान लो 11%। कंपनी की अपने इक्विटी को डिविडेंड कितना दे रही थी? 11-12%। वो डिविडेंड किस पे देना पड़ा था? 5 लाख पर। अब 1 लाख वाले प्रेफरेंस इश्यू कर दिए 6% वाले, तो अब 4 लाख पे तो देना पड़ेगा 11-12% हाई रेट, और 1 लाख पे सिर्फ 6%। इससे डिविडेंड की रेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बचे में 4000 शेयर की। मेरी बात समझ में आई आपको? क्वेश्चन आपका था, शायद समझ में सबको नहीं आया होगा। कंपनी, इनका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। मुझे मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन कोई पूछेगा। बिल्कुल सही है आपका कि हमारे पास, हमने आइडल फंड के लिए था, यहाँ तो हम फंड नए लाकर उससे हमने रिडम बायबैक किया है, और उसका रीजन अलग, यहाँ पर अलग रीजन भी है। मैंने कहा ना बायबैक के कई सारे रीजन है, उसमें से मैंने आपको एक ही बताया था, पर ये आपके सामने आ गया कि अभी हम डिविडेंड मान लो इक्विटी को दे रहे थे 12%, 11% हमारी डिविडेंड की रेट चल रही है। हम चाहते हैं डिविडेंड रेट और बढ़े, मार्केट में जैसी डिविडेंड बढ़ेगी मार्केट में शेयर्स के रेट और बढ़ेंगे। तो हमने क्या किया? 1 लाख के इक्विटी वालों को पैसा वापस दे दिया, और उसके लिए प्रेफरेंस वालों से पैसा ले लिया 6% पर। अब हम 6% डिविडेंड देंगे। पहले उस 1 लाख पर डिविडेंड क्या देना पड़ रहा था? 11-12%। अभी उसी 1 लाख पर देना पड़ेगा 6%। इसीलिए हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल ज़्यादा बच जाएगा, तो हम अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर को प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में ज़्यादा दे पाएंगे। ये भी हो सकता है। तो ये है। और मैंने प्रेफरेंस रेशियो करूँ जरूरी नहीं है, मतलब बस ये हो गया, जो शेयर आप बायबैक करने जा रहे हैं उसके अदरवाइज कुछ इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे आपको, अदरवाइज कुछ शेयर्स। आप यदि जिस कैटेगरी के शेयर बायबैक कर रहे हो वही इशू नहीं कर सकते, ये तो आपने पढ़ा होगा शायद, पर उतना डेप्थ में जाना नहीं, बस अभी तो इतना काफी। ये है बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू। समझ में आ गया? तो सेक्शन 68 ने बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू का प्रोविजन क्यों रखा? आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब मैं समझाऊंगा बायबैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स क्या होता है ना बेटा, ये समझते हैं। बायबैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व क्या होता है? सेक्शन 68 ने बायबैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व क्यों रखा, ये भी समझना है, ये भी समझ लेते हैं बेटा, ठीक है। वही बैलेंस शीट नंबर 1 क्या हुआ बेटा, कोई डाउट? ओ बैक बैक है, ओहो, जल्दी का काम शैतान का होता है और मैं शैतान नहीं हूं।
बायबैक आउट ऑफ, मैं जब आपको ये लिख के भेजूंगा ना, इसका पीडीएफ थोड़ा अच्छा भेजूंगा, इसको जमा के लिख के भेजूंगा, ऐसा नहीं भेजूंगा, थोड़ा ठीक से लिख के भेजूंगा, ठीक है ना, घबराना मत। आपको लग रहा होगा कि ये पीडीएफ हम तक पहुंचेगा तो हम तो इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, अच्छे बच्चे हो। यदि बोलते कि हाँ सर आपकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मुझे आपको फिर डायलॉग मानने पड़ते। तो आपको भी जब लिख के भेजूंगा तो थोड़ा सा ठीक करके भेजूंगा ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। तो देखिए बेटा, बायबैक आउट ऑफ फ्रीजर का लॉजिक समझते हैं अपन, ठीक है। लॉजिक समझने में टाइम, एनर्जी सब कुछ ज़्यादा लगता है, सिंपल रूल बताने में दिक्कत नहीं। पर आपने जो सिंपल रूल तो आपको सबको पता ही, याद है सभी को। मैं लॉजिक बताता हूँ। पहले नंबर 1 बेटा ये है, इक्विटी शेयर कैपिटल 5000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 से 5 लाख रुपीज़। मैं चाहता ना तो ये बैलेंस शीट भी बना के लाता सारी, पर मुझे लगा कि आपके सामने लिखने से ज़्यादा अच्छा होता है, जो जरूरी चीज़ नहीं हो। तो यहाँ पर मैंने लिखा P&L, ये मैंने रखा P&L रुपीज़ 1 लाख, और यहाँ पर क्रेडिटर रुपीज़ 10 लाख। तो यहाँ असेट कितनी अवेलेबल है? 16 लाख। यहाँ पर आपको एक नई बात सोचने समझने को मिलेगी, बिल्कुल ही हम बदल जाएंगे सोचने समझने के लिए, जो पढ़ा उससे हटके है। अब बेटा देखिए, यहां पर 1 लाख का प्रॉफिट है। ये जो 16 लाख की असेट है, इसमें से कितनी असेट तो इक्विटी वालों की है, जिसको इक्विटी वाले जब चाहे तब घर ले जा सकते हैं, और क्रेडिटर इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। क्रेडिटर इसमें अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं कर सकता, जो उसका है ही नहीं, उसका है ही नहीं। उसके लिए भाई हमारे घर में कुछ सामान उठा के ले जाए तो हमारी डर की, खतरे की बात है कि हमारी एसेट कम होगी। पड़ोसी क्या रखा है, वहां से सामान कम जाए तो हमें क्या फर्क पड़ता है? जो हमारा है ही नहीं वो लॉस हो जाए तो हमें लॉस, मेरी बात सुनो, जो हमारा है ही नहीं वो लॉस हो जाए तो हमारा कोई लॉस, पर जो हमारा है वो लॉस हो जाए तो लॉस है। तो बताओ, इस 16 लाख की असेट में से कितनी असेट तो क्रेडिटर की है ही नहीं, वो तो उस पर उनको निगाह लगाना नहीं चाहिए कि भाई ये, इस पर तो सोचो ही मत। कौन सी असेट? 1 लाख का प्रॉफिट है P&L में, और P&L मतलब फ्री रिजर्व। इससे कंपनी जब चाहे तब अपने इक्विटी शेयर को डिविडेंड बांट सकती है। तो 1 लाख का जो P&L है ये फ्री रिजर्व की कैटेगरी में आता है, और ये तो शेयर होल्डर का है, ऑनर का है। जिन्होंने 5 लाख की पूंजी लगाई वो अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न तो चाहेंगे ना। तो ये 1 लाख का प्रॉफिट किसका है, क्रेडिटर का या शेयर होल्डर का? और शेयर होल्डर ये घर ले जा सकता है या नहीं ले जा सकता? ले जा सकता है। तो इन क्रेडिटर को उस 16 लाख की असेट में से अपनी असेट कितनी नजर आना चाहिए? 15 लाख। 1 लाख की तो किसकी है? आप लोग कौन है? मान लो मैं कंपनी हूं, आप लोग इक्विटी शेयर होल्डर हैं। 1 लाख का प्रॉफिट आपका है, और मुझे वो 1 लाख मैं आपको जब चाहे तब, डायरेक्टर के रूप में कह रहा हूं, मैं आपको जब चाहे तब वो डिविडेंड के रूप में आपको दे सकता हूं। उसमें क्रेडिटर को कुछ ऑब्जेक्शन लेने का राइट नहीं। ये प्रॉफिट आपके इन्वेस्टमेंट से कमाया गया, तो उस पर आपको रिटर्न तो मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा रिटर्न तो आप मनी लगाओगे क्यों? आया समझ में? यदि मैं कह दूं कि नहीं ये प्रॉफिट भी क्रेडिटर का, तो भाई पैसे लगाओगे क्यों आप? तो फिर तो सब कुछ क्रेडिटर को मिलेगा, आप बस 5 लाख लगा के बैठ जाओ, जिंदगी भर आप 5 लाख लगा के बैठे रहो। कोई लगाएगा ऐसा? आप 5 लाख तब लगाओगे ना जब उस पर आपको रिटर्न मिले। बनी बनी बात है। तो 1 लाख का प्रॉफिट इक्विटी वालों का है, ये आप लोगों का है। अब ये 1 लाख के प्रॉफिट का क्या यूज होता है, इससे क्रेडिटर पर कोई सोचने की जरूरत, क्रेडिटर को सोचने की जरूरत नहीं। इज इट क्लियर? तो इस 1 लाख के प्रॉफिट से मैं आपको डिविडेंड बांट सकता हूं कि नहीं बांट सकता हूं? अच्छा, ये 1 लाख का प्रॉफिट यहां भी रखा हुआ है, यहां भी है, और वो यहां भी तो होगा, यहां भी है और यहां भी है। प्रॉफिट 2 जगह रखा होगा। भाई प्रॉफिट कमाया होगा तो असेट में तो पड़ा होगा ना। प्रॉफिट कमाया तो असेट में तो होगा। सर ये भी एक बार बेसिक का भी बेसिक बता दो कि सर प्रॉफिट असेट में कैसे पड़ा होगा। तो देखो बेटा, समझना है तो बिल्कुल गहराई में उतर के समझो, डीप में जाके। जैसे आपने ये आपकी बैलेंस शीट है, आपने कहीं ट्यूशन पढ़ाई, किसी, आप गर्ल्स को कोई ट्यूशन व्यूशन नहीं पढ़ाती है, बॉयज ने किसी के घर जाके ट्यूशन पढ़ाई, तो वहां की फीस बनी महीने की 8,000 रुपया। अब आपको वहां से कितने मिलेंगे मंथ के एंड में? 8,000 लोगे कि नहीं लोगे वहां से, कि फ्री में पढ़ाओगे? वो तो डिपेंड करता है किसको पढ़ा रहे हो। यदि बढ़िया है तो फिर 8,000
क्यों फीस लेंगे? अरे क्या, मैं तो कोई फीस वीस लेते नहीं, मैं तो ऐसे ही पढ़ाने आ गया, ऐसे ही बोलोगे ना कि लोगे? अच्छा लेना है, चलो ठीक है। बेटा आपको 8,000 वहां से फीस मिली, तो क्या एंट्री करोगे आपके यहां? आपको 8,000 फीस मिली तो एंट्री होगी कैश डेबिट और फीस क्रेडिट। और फीस कहां जाएगी? प्रॉफिट एंड। तो अल्टीमेटली एंट्री क्या हुई? कैश टू। तो यहां कैश डेबिट 8,000 और यहां पी एंड एल क्रेडिट 8,000। तो ये है प्रॉफिट यानी फीस, ये है फीस जो आपकी इनकम है। और वो असेट में पड़ी कि नहीं पड़ी है? तो जब प्रॉफिट कमाते हैं तो असेट में भी होता है कि नहीं होता है? अभी समझ में आ गया कि प्रॉफिट असेट में भी होता है। ठीक है बेटा, तो आपका 1 लाख का प्रॉफिट असेट में पड़ा हुआ है, तो असेट किसकी है? वो 1 लाख की असेट किसकी है? शेयर की, क्रेडिट की नहीं। तो यदि उस 1 लाख की कैश शेयर जो हमारे पास असेट में रखी हुई है, यदि उस कैश शेयर बायबैक कर लिया जाए, 1,000 शेयर कंपनी खरीद ले, खुद के शेयर खरीद ले, उस 1,000 की मनी को कंपनी चाहे जहां लगाए, क्रेडिटर ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, वो क्रेडिटर की मनी है ही नहीं। तो उस 1 लाख की मनी से यदि कंपनी ने शेयर बायबैक कर लिए, तो बताओ इन पर आंच आएगी क्या? बोलो, उन पर आंच आएगी क्या? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि 1 लाख उनका था ही नहीं, उनका था ही नहीं, तो वो कंपनी जो भी यूज करे क्रेडिटर पर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो देखिए अब क्या होगा, कंपनी ने क्या किया, इस 1 लाख की असेट से बायबैक कर लिया। तो यदि अब देखना बैलेंस शीट नंबर 2 आफ्टर बायबैक। अच्छा यहां पर मैं लिखूं असेट अवेलेबल फॉर क्रेडिटर कितनी? असेट अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स कितनी? 15 लाख। और फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितनी? 1 लाख, है ना। अब ये बता रहा हूं बैलेंस शीट नंबर 2, बैलेंस शीट नंबर 2 आफ्टर बायबैक। बेटा बायबैक के बाद बताओ, बायबैक के बाद शेयर कैपिटल कितनी बचेगी? इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख और असेट 15 लाख। ठीक है, तो बस 2 इफेक्ट आएगा, 1 लाख से असेट साइड कम, 1 लाख से लाइबिलिटी साइड कम, यही 2 इंपैक्ट आएंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल बची है 4,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100, मतलब 4 लाख। पी एंड एल तो एज इट इज 1 लाख, और यहां असेट बची है 15 लाख, और क्रेडिटर्स तो हमारे 10 लाख के 10 लाख हैं। बताओ असेट अवेलेबल फॉर क्रेडिट कितनी लिखूं? असेट अवेलेबल फॉर क्रेडिटर, असेट अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स, सॉरी फॉर क्रेडिटर्स कितनी बची? 15 लाख। और फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितनी बची? नील। तो बताइए क्रेडिटर्स पर आना चाहिए क्या? बायबैक के पहले क्रेडिटर्स के लिए असेट कितनी अवेलेबल थी? 16 या 15? बायबैक के पहले क्रेडिटर्स के लिए असेट अवेलेबल थी 15 लाख, और बायबैक के बाद भी उनके लिए 15 लाख के असेट अवेलेबल है। मतलब बायबैक यदि कहां से हुआ है? फ्रीजर से। ये बायबैक आपने इस 1 लाख की मनी जो यहां रखी उससे किया, तो भी क्रेडिटर पर आंच नहीं आई। तो बायबैक आउट ऑफ फ्रीजर भी हो सकता है। जो आप कह रहे थे ना आइडल मनी, ये प्रॉफिट हमारे पास कमा के रखा हुआ होगा, वह आइडल मनी है। तो 1 लाख हमने जो प्रॉफिट कमाया था वो हमारे पास फालतू रखा हुआ था, तो उसको कंपनी ने इस तरह से यूज कर लिया। तो देखिए ये यहां पर कंपनी फ्रेश इशू नहीं लाई, फ्रेश इशू की बजाय कंपनी ने क्या किया? बायबैक कहां से किया? आउट ऑफ फ्रीजर किया है। तो बायबैक कहां से हो सकता है? आउट ऑफ फ्रीजर भी हो सकता है। इज इट क्लियर? तो अब ये तो हुआ बायबैक आउट ऑफ फ्रीजर, और इससे भी क्रेडिटर की सुरक्षा पर आंच नहीं आती। आई थिंक आपको ये भी क्लियर हुआ होगा, बायबैक आउट ऑफ फ्रीजर। हाँ, अभी इसके आगे का मैंने बताना बचा है। अभी तो मैंने सिर्फ क्या समझाया है कि बायबैक आउट ऑफ प्रॉफिट क्यों होता है। प्रॉफिट किसका होता है? इक्विटी शेयर का, और प्रॉफिट असेट में भी रखा होता है, और उस असेट से इक्विटी शेयर को जब डिविडेंड दिया जा सकता है, तो उसी प्रॉफिट से यदि बायबैक कर लिया जाए तो क्रेडिटर्स पर आंच नहीं आती। बस ये समझाने की मैंने कोशिश की है। हाँ, अभी तो मैंने क्या कहा, मैंने जितना समझाया वहां तक, आगे की बात तो मुझे बताना है। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये प्रॉफिट
ये प्रॉफिट यह रखा हुआ था, ये प्रॉफिट असेट में रखा हुआ था, ये प्रॉफिट मैंने कहां यूज कर लिया, बायबैक में यूज कर लिया। तो अब क्या मैं इस प्रॉफिट से डिविडेंड बांट सकता हूं? अब ये प्रॉफिट तो ऑलरेडी बायबैक में यूटिलाइज हो चुका है, तो ये प्रॉफिट अब डिविडेंड बांटने के लिए अवेलेबल, इससे डिविडेंड नहीं बांट सकते क्योंकि इस प्रॉफिट को तो मैंने बायबैक में यूज कर लिया है। तो अब ये प्रॉफिट का मैं क्या करूं? अब ये फ्री रिजर्व नहीं रहा, बल्कि इसको फ्री रिजर्व नहीं मान सकते, अब इससे डिविडेंड नहीं दे सकते, तो इसको मुझे किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व बनाना होगा ताकि उससे अब डिविडेंड ना बढ़ पाए। तो इसको कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? सीआरआर जैसे रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व में। तो ये प्रॉफिट जो फ्री रिजर्व है, अब ये फ्री से निकलकर कहां जाएगा? रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व, जिसका नाम है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सीआरआर। अब आप कहेंगे कि सर ये भी समझाओ, शायद न कहेंगे तो नहीं समझाऊंगा, कहेंगे तो समझाऊंगा कि ये सीआरआर क्यों बनता है। पहली बात तो ये प्रॉफिट का ये पता है कि ये प्रॉफिट यूज में आ चुका, कहां यूज में आ चुका? बायबैक में। तो अब ये डिविडेंड बांटने के लिए उपलब्ध नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे डिविडेंड न बढ़े, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको यदि आप इसको पीएनएल अकाउंट में रखे रहोगे तो पब्लिक को क्या लगता रहेगा कि ये तो कंपनी के पास 1 लाख के फ्री रिजर्व है जिससे कंपनी डिविडेंड बांटने वाली है, पर भविष्य में कंपनी इससे डिविडेंड बांट ही नहीं पाएगी, कभी जिंदगी भर, कभी लाइफ लॉन्ग इससे डिविडेंड नहीं बांट पाएगी क्योंकि ये प्रॉफिट तो बायबैक में यूटिलाइज हो चुका। तो अब ये डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं बचा, तो इसको फिर अब आप कहेंगे सर प्रॉफिट बचा ही नहीं, जब प्रॉफिट बचा ही नहीं तो किसी इस अकाउंट में भी नहीं और किसी अकाउंट में कैसे? वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो अब मैं समझाता हूं कि बायबैक ये क्या होता है, ये प्रॉफिट को हम क्यों ढालते हैं सीआरआर में, समझाता हूं मैं उसको। तो अभी तो सिर्फ मैंने आपको ये बताया है कि ये है बायबैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व, ठीक है। अब वाई ट्रांसफर टू सीआरआर, if buyback is out of free reserve, if buyback is out of free reserve तो क्या है, देखिए समझेगा। तरीका मेरा वो है कि समझाने के लिए मैं छोटी छोटी बैलेंस शीट बनाता हूं। हाँ, प्राची मेहता को याद आ गया, प्राची मेहता को याद आ गया, क्या एग्जाम्पल मैंने बताया था उसने लिख दिया, गोल्ड चेन, गोल्ड चेन याद आ गया, सोने की चेन, यस आपको भी याद आ गया, अर्ली बर्ड वालों को याद आया होगा, पर जो बाकी बच्चे होंगे सोचे होंगे ये सर को अचानक क्या हो गया, सोने की चेन कहां से याद आ गई। तो देखो ये है बैलेंस शीट नंबर 1, ये आपकी बैलेंस शीट है बॉयज की। इन्होंने कहीं हवाबाजी के लिए उनको गोल्ड चेन चाहिए, सामने वाले जो हैं, सामने वाली को सोना बहुत पसंद है, गोल्ड बहुत पसंद है, तो अब वो गोल्ड बहुत पसंद है तो उसको इंप्रेस करने के लिए आपको मोटी सी गोल्ड चेन पहन के उससे मिलने जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई भाव मिलने वाले नहीं। आपको पता है कि आपके फ्रेंड ने 25,000 की चेन खरीदी है, उसको इंप्रेस करने के लिए आपको अब 40,000 की चेन खरीदनी पड़ेगी मोटी, उसके लिए आपकी जेब में है नहीं, तो क्या करें? अब खरीदनी तो है, घर वालों को बता दें कि पापा मम्मी जो भी है मुझे उससे मिलने जाना है, मुझे 40-50,000 की चेन खरीदनी है, पापा जूते देंगे, मम्मी हो सकता है थोड़ा बहुत मदद कर दे पर पापा तो जूते ही देंगे। तो आपने दोनों को नहीं बताना है, तो क्या करा, आपके दोस्त से लोन ले लिया, तो आपने लोन लिया अपने फ्रेंड से, लोन लिया 50,000 का और क्या खरीद ली, गोल्ड की चेन खरीद ली, 50,000 की गोल्ड चेन खरीद ली। अब आपने गोल्ड चेन खरीद कर पहनी और फिर फोटो खिंचवाया, फेसबुक पे डाल दिया, क्योंकि आपको तो इंप्रेस करना था। तो अब जैसे ही आपको ये फेसबुक पे गया, आप तो फेसबुक नहीं इंस्टाग्राम पे गया आपका, शायद फेसबुक तो आप लोग यूज़ नहीं करते हो, वो तो आपकी मम्मी पापा यूज़ करते होंगे, तो ये आपने डाला इंस्टाग्राम पर, तो आपकी गोल्ड चेन देखकर आपसे किसी ने पूछा कि यार गोल्ड चेन कहाँ से आई, मम्मी ने पापा ने, तो क्या बोलोगे, आपने फ्रेंड से लोन लेकर ये चेन खरीदी, करेक्ट। तो जनरली ये चेन कहां से आई, लोन से आई, कंफर्म, ठीक है। अब बैलेंस शीट नंबर 2,
आपको ये लोन चुकाना भी पड़ेगा। उसके लिए आपने ट्यूशन की कहीं पार्ट टाइम जॉब किया, उससे आपको, तो यहां पर आपके पास गोल्ड चेन तो है ही, असेट 50,000 की, इधर आपका लोन भी है 50,000 का, वो तो चल ही रहा है। इधर आपने ट्यूशन से कमाया कैश प्लस बैंक, कुछ पैसा कैश में कुछ बैंक में रखा है, और यह कैश डेबिट और P&L क्रेडिट। जब भी आपको पार्ट टाइम से कुछ अमाउंट मिलेगा या ट्यूशन से मनी मिलेगी, कैश डेबिट P&L क्रेडिट, कैश डेबिट इनकम, इनकम क्रेडिट मतलब P&L क्रेडिट। वो एक दिन करते करते आपके पास कितना इकट्ठा हो गया, आपने 2 सालों में 50,000 इकट्ठा कर लिया। क्योंकि आपके फ्रेंड ने कहा था भाई मुझे टुकड़ों में पैसा मत देना, कि कभी 2,000 कभी 4,000, तो इकट्ठा मुझे 50,000 देना। तो आपने वो इकट्ठा खुद ने किया, 1-2 साल में आपके पास कैश डेबिट P&L करते हुए ये हो गया। ठीक है, अब ये आपकी बैलेंस शीट है। तो ये 50,000 क्या है आपका प्रॉफिट। अब आप ये लोन चुका सकते हो या नहीं चुका सकते हो, किससे, ये आपके पास अमाउंट रखा है इससे, और ये अमाउंट कहां से आया, प्रॉफिट से आया। तो आप ये लोन कहां से चुका रहे हो, लोन रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। आपने पहले कभी पढ़ा होगा डिवेंचर रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, है ना, DRR, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट। ये क्या हो गया, लोन मतलब डिवेंचर, तो ये क्या हो गया, लोन रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट हो गया। अब देखो आपने बैलेंस शीट नंबर 3, लोन रिडम्पशन आउट ऑफ, कहां से किया लोन रिडम्पशन, आपने लोन चुकाने के लिए प्रॉफिट यूज किया, नया लोन लिया, प्रॉफिट यूज किया। तो आपका बताओ अब बैलेंस शीट में क्या बचेगा, आपने इस प्रॉफिट को, ये प्रॉफिट कहां यूटिलाइज कर लिया, बताओ, ये लोन रिडम्पशन कहां से हुआ, आउट ऑफ प्रॉफिट हुआ। इसी प्रॉफिट से तो आप लोन रिडीम कर पाए, ये ट्यूशन से या पार्ट टाइम से कमाया, इसी से आपने लोन चुकाया। नहीं समझ में आया तो मैं वेट करता हूं। ये आपने लोन रिडम्पशन किया है आउट ऑफ प्रॉफिट। अच्छा बताओ, आपने लोन रिडम्पशन कर दिया तो लोन कितना बचा, लोन बचा 0। अच्छा, लोन आपकी एंट्री क्या हुई, लोन रिपेमेंट की, लोन टू कैश या बैंक। तो बस 2 इफेक्ट हुए कि 3 इफेक्ट हो गए, 2 हुए, लोन डेबिट कैश क्रेडिट, बस 2 इफेक्ट है कि तीसरा भी हो गया। ये बात आप भी बोल रहे हैं, आप भी ध्यान रखना कि 2 इफेक्ट हुए हैं एंट्री के, लोन डेबिट और कैश क्रेडिट। तो अच्छा ये तो हो गया। अब बताइए बैलेंस शीट में गोल्ड चेन है या नहीं है, गोल्ड चेन तो है आपके पास 50,000 की। कैश बैंक कितना बचा, 0 बचा। लोन कितना बचा, लोन डेबिट कैश बैंक क्रेडिट, और P&L, P&L तो 50 अभी भी है ना। तो बेटा अब आपको ये समझ में शायद आया होगा कि आपने प्रॉफिट से क्या कर दिया, लोन रिडीम कर दिया। तो आप कहेंगे जब प्रॉफिट से लोन रिडीम हो गया तो फिर प्रॉफिट बचा कहां, आपके यहां तो प्रॉफिट 50 दिख रहा है। अब देखो बेटा, अब यदि आपसे कोई पूछता है ये गोल्ड चेन कहां से आई, तो क्या कहोगे आप, लोन लेकर खरीदी, ये बोलो कि लोन से आई थी या आपने कमा कर खरीदी, मतलब आपने गोल्ड चेन अब प्रॉफिट से खरीदी। जो गोल्ड चेन पहले लोन से थी अब वो गोल्ड चेन प्रॉफिट से है। तो ये प्रॉफिट कहां इन्वेस्ट हो गया, गोल्ड चेन में इन्वेस्ट हो गया। तो ये प्रॉफिट से आप कहेंगे सर ये प्रॉफिट से हमने लोन चुका दिया तो ये प्रॉफिट तो बचना ही नहीं चाहिए। बेटा ये गोल्ड चेन खरीदी थी लोन लेकर और लोन हमने प्रॉफिट से चुका दिया, तो अल्टीमेटली असेट कहां से खरीदी, प्रॉफिट से। तो ये वही प्रॉफिट है जो कहां इन्वेस्ट हो चुका है, गोल्ड चेन में। तो कहने को ये लगता है कि हमने प्रॉफिट को लोन में यूज कर लिया तो प्रॉफिट नहीं बचा, लेकिन प्रॉफिट बचा है वो कहां इन्वेस्टेड है, गोल्ड चेन में। अच्छा बताओ अब ये प्रॉफिट खर्चे के लिए अवेलेबल है या नहीं है, अब खर्चे के लिए अवेलेबल, क्योंकि खर्चा करना तो गोल्ड चेन बेचनी पड़ेगी। तो ये प्रॉफिट चूंकि बिजनेस में इन्वेस्टेड है, हमारे यहां तो खैर गोल्ड चेन है वहां बिजनेस है, तो ये गोल्ड चेन में इन्वेस्टेड है प्रॉफिट। तो अब ये प्रॉफिट फ्री रहा या रिस्ट्रिक्टेड हो गया, अब इस प्रॉफिट को खर्च नहीं कर सकता। वो सोचे कि मैं इससे कोई पार्टी दे दूं, बर्थडे पार्टी दे दूं या कोई फॉरेन टूर कर लूं या कहीं टूर कर लूं, तो वो कर नहीं सकता। तो उस केस में प्रॉफिट क्या हो गया, फ्री या रिस्ट्रिक्टेड। तो इसको प्रॉफिट, अब ये प्रॉफिट जो गोल्ड चेन में इन्वेस्ट हो चुका है मतलब वो रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है, वो अब
यूज के लिए, खर्च के लिए अवेलेबल नहीं बचा। ये मेरा समझाना पर्पस था, समझ में आया आपको? अब देखिए मैं आपको इसको समझाता हूं अलग ढंग से। या बैलेंस शीट नंबर 1 ये है प्रेफरेंशियल कैपिटल या डिवेंचर 1 लाख, और ये मनी लेकर कहां लगा दी? लैंड में, जमीन में लगा दी 1 लाख रुपया मनी। बताओ ये 1 लाख रुपए की जमीन कहां से आई? मनी कहां से आई थी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर से या लोन से, बराबर। बैलेंस शीट नंबर 2 आफ्टर 5 years लैंड वही की वही 1 लाख की 1 लाख है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या 6% डिवेंचर जो भी है वो भी 1 लाख के अभी 1 लाख ही है। और कंपनी के पास इन 5 सालों में कंपनी ने प्रॉफिट कमा लिया 1 लाख का, वो बैंक में रखा हुआ है 1 लाख। अब कंपनी ने इस मनी से क्या करा? इनको रिपे कर दिया, ठीक है। बैलेंस नंबर 3 रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और अभी मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेता हूं, ज्यादा ठीक रहेगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब बताओ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये 1 लाख की मनी से इनको रिपे कर दिया, तो बताओ बैलेंस शीट में अब क्या क्या बचेगा? लैंड बचेगी, और लैंड अभी भी 1 लाख की 1 लाख है, लेकिन बैंक बैलेंस क्या हो गया? सॉरी, 0 हो गया। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी अब नील हो गई, लेकिन पीएनएल अभी भी। अब देखिए बेटा, बताओ ये जमीन कहां से आई थी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर से मनी लेकर, ठीक है भाई, आई थी। उस वक्त हम कह रहे थे कि ये जमीन कहां से आई? प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मनी से। अच्छा, अब हमने उनको पेमेंट कर दिया, ये प्रॉफिट हुआ, हमें ये प्रॉफिट हुआ, और वो असेट पे रखा हुआ है। हमने इस प्रॉफिट से प्रेफरेंस, तो ये क्या हो गया? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट। बताओ अब ये प्रॉफिट कहां यूटिलाइज हो गया? प्रॉफिट कहां यूटिलाइज हो गया? प्रॉफिट कहां यूटिलाइज हुआ? एक तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट में काम आ गया, पर ये प्रॉफिट अब है या कहीं चला गया बाहर? कहां रखा हुआ है? अब ये प्रॉफिट लैंड में इन्वेस्ट हो गया। पहले हम कह रहे थे कि हमने जमीन खरीदी प्रेफरेंस शेयर होल्डर की सहायता से, पर अब हम क्या कहेंगे कि हमने जमीन खरीदी है प्रॉफिट से। अच्छा, ये प्रॉफिट कहां इन्वेस्टेड है बताओ अब? तो कहने को तो हमने इसी प्रॉफिट से प्रेफरेंस वालों को रिडम्पशन कर दिया है, इसी प्रॉफिट से हमने, कहने को तो हमने इसी प्रॉफिट से प्रेफरेंस वालों को रिडीम किया, लेकिन दूसरी तरफ कहे तो इसी प्रॉफिट से लैंड खरीदी गई, तो ये प्रॉफिट अब कहां इन्वेस्टेड है? तो बताओ इससे डिविडेंड बांटना अलाउड है क्या कंपनी के लिए? क्या कंपनी इससे प्रैक्टिकली डिविडेंड बांट सकती है? प्रैक्टिकली डिविडेंड बांटने के लिए तो जमीन बेचनी पड़ेगी, और जमीन तो बिजनेस का मतलब, जमीन बेचना मतलब बिजनेस धंधे बंद करना। तो ये प्रॉफिट अब फ्री है या रिस्ट्रिक्टेड? लेकिन यदि आपको इसने पील में रखे रहा, यदि यहीं रखे रहा, तो क्या हो जाएगा? इससे डिविडेंड बढ़ जाएगा, जबकि ये डिविडेंड बांटने के लिए फंड है क्या बताओ? तो यदि इससे डिविडेंड बांट दिया तो तबाही मच जाएगी, गलत हो जाएगा। तो इससे डिविडेंड बांटना अलाउ नहीं होना चाहिए, ये कंपनी लॉ को इंतजाम करना ही चाहिए। तो कंपनी लॉ ने इंतजाम कर दिया, क्या बोल दिया कि यदि आपने इस प्रॉफिट को अब फ्री मत रखो, दुनिया को मत दिखाओ कि ये फ्री है, दुनिया को दिखाओ कि अब ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये कहीं इन्वेस्ट हो चुका है और जहां से मनी निकालना संभव नहीं है, तो इसको रिस्ट्रिक्टेड में कन्वर्ट कर दो। तो क्या करो? बैलेंस शीट नंबर 3, इसको इधर आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो 0 है, लैंड लेकिन अभी भी आपकी 1 लाख है, बैंक आपका 0 है। अब पीएल को भी आप क्या कर दो? 0 कर दो, और इसको एक रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व पे डाल दो। नील तो लिखा है मैंने, वो मैं कंप्यूटर को टाइम, इसको टाइम लगता है ना, मैं कुछ क्या लिखता हूं। रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व कितना कर दूं? 1 लाख। तो बताओ 1 लाख फ्री रखें या रिस्ट्रिक्टेड कर दें? इसी का नाम है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो एक ने नाम दे दिया कि ये एक अलग अकाउंट है जिसका नाम है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व,
इसके एक्ट ने यूजेज, इसके यूजेज रिस्ट्रिक्टेड कर रखे हैं, तो हम इस फ्री रिजर्व को कहाँ डाल दें? जब, तो ऐसा ही जब हम प्रॉफिट यूज कर लेते हैं, प्रॉफिट यूज कर ले, तो फिर उस प्रॉफिट को कहां भेजना पड़ता है? रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व, उसका नाम क्या है? सीआर में। समझ में आया होगा थोड़ा बहुत? तो शायद जो अर्ली बर्ड वाले उनको तो टाइम हो गया। ओ माय गॉड, 9:15 तक टाइम था, 9:30 ही है ना? हाँ सॉरी सर, मेरे को लगा अभी। तो ये समझ में आया आपको कि अब सुनो, बायबैक यदि आउट ऑफ फ्रीजर होता है तो यहां क्या करना चाहिए बताओ? ये बायबैक जैसे मैंने बताया बेटा, यहां पर असेट कितनी है? 16 लाख। प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। ये प्रॉफिट से मैंने क्या कर लिया? बायबैक कर लिया। तो अब प्रॉफिट, ये जो 1 लाख बचा है, ये इसी में रखा रहे या इसको, अब ये प्रॉफिट चूंकि बायबैक में काम आ चुका है तो इससे डिविडेंड बटना अलाउड नहीं होना चाहिए, तो इस प्रॉफिट को एक रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व में डालना पड़ता है, उसका नाम है। तो यदि आप बायबैक कहां से करते हो तो ये सीआरआर बनाना पड़ता है। जब बायबैक आउट ऑफ प्रॉफिट हो, फ्रीजर हो, तो आपको उस अमाउंट को भेजना पड़ता है सीआरआर में। समझ में आया आपको? अच्छा, बायबैक फ्रेश इश्यू से हो तो करना पड़ेगा क्या? आपने प्रॉफिट यूज नहीं किया, जैसे ये बायबैक कहां से बताओ? कंपनी क्या करा? कंपनी यदि फ्रेश इश्यू से करती है तो क्या बनाना पड़ेगा सीआरआर? तो सीआरआर कब बनता है? जब आप बायबैक कहां से करो? फ्री रिजर्व से करो, तो जितना बायबैक आपने फ्री रिजर्व से किया है उतना अमाउंट सीआरआर में भेजना पड़ता है। ये मैंने आपको बताया है आज के लिए। ये सारी चीज मैं आपको लिख के भेजूंगा, तो आप घर जाके क्या करेंगे? इन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप एक बार फिर से देखेंगे और समझेंगे खुद से। हो सकता है आपको अभी भी समझने में थोड़ा टाइम लगे, घर जाके फिर से देखेगा, फिर कोशिश कीजिएगा। तो सीआरआर एक रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, इसका क्या यूज होता है वो हम बाद में देखेंगे, पर सीआरआर है तो रिस्ट्रिक्टेड, उससे डिविडेंड बांटना तो कतई अलाउड नहीं है। तो सीआरआर एक रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व में जाएगा, फ्री रिजर्व, यदि बायबैक आउट ऑफ प्रॉफिट होता है तो। इज इट क्लियर? ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। तो क्या घर जाके जो मैं सब भेजूंगा वो लिखोगे और सिर्फ नकल मारोगे या समझते हुए? हर चीज को अच्छे से समझते हुए चलना, और दिक्कत आए तो बेटा मुझसे फिर हम कल पूछना, मैं कल फिर से बता दूंगा, है ना? ठीक है, थैंक यू। डेफिनेटली बेटा आपको एक नई कॉपी बनानी है एडवांस के लिए।